आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पीएम मोदी पर बोलना भारी पड़ गया। दरअसल संजय सिंह ने पीएम मोदी के लिए फिर अपमानजनक बयान दिया है, जिसके बाद संजय सिंह को लोगों ने आड़े हाथों ले लिया और संजय सिंह सोशल मीडिया पर ट्रोल का शिकार हो गए। क्या है खबर, आपको बताते हैं। फिर यूजर्स ने क्या लिखा संजय सिंह के बारे में, वो भी आपको बताएंगे। सांसद संजय सिंह ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट को 6 मई के आदेश के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। संजय सिंह ने कहा कि शराब मामले में घोटाले जैसी कोई बात ही नहीं है, ये मनगढ़ंत और हवाई बातें हैं। इसके पीछे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी को बदनाम करने की गहरी साजिश है। लिहाजा प्रधानमंत्री और भाजपा को पूरे देश सहित केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत शराब घोटाला खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश आने के बाद से भाजपा नेता चुप हैं, जबकि भाजपा नेता हवा में शराब घोटाले और उसकी जांच की बात करते थे। वहीं ईडी सीबीआई ने जांच के दौरान कहा कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। कुछ दिनों बाद ईडी सीबीआई ने कहा कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए का उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने 30 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की झूठी जानकारी अपनी चार्जशीट में रखी। जांच एजेंसी ने कहा कि वेंडर राजेश जोशी को साउथ के शराब कारोबारियों ने 30 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। साथ ही इस पैसे को गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च भी किया गया। प्रधानमंत्री के निर्देश पर पिछले 6 महीने से ईडी सीबीआई गोवा जाकर जांच कर रही थी। कई लोगों से पूछताछ की और उन्हें डराया धमकाया भी। ईडी ने सारी जांच के बाद कोर्ट के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कुल 19 लाख रुपए ही गोवा चुनाव में खर्च किए हैं। इसी वार्ता में संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के नाम शनाब भी बोल दिया। उसके बाद यूजर्स ने क्या लिखा, आपको बताते हैं। @IND मेहता नाम के एक यूजर ने लिखा कि हाँ, सही कहा, मोदी जी आए थे माफी मांगने, लेकिन शीश महल का दरवाजा ही नहीं खोला। वहीं एक यूजर ने लिखा, तुम्हारा जो ये घमंड है ना, नाक रगड़ कर माफी मांगने वाली बात अपनी औकात देकर किया करो। वहीं संजय त्रिपाठी ने लिखा कि अब लगता है इसके पाप का घड़ा भर गया है। वहीं शालू नाम के एक यूजर ने लिखा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। एक यूजर ने लिखा किसी तरह की भाषा है, शर्म नहीं आती। इसके अलावा भी ज्यादातर यूजर्स ने संजय सिंह की क्लास लगाई है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। उससे पहले विपक्ष के सभी दल एक साथ हो जाना चाहते हैं, जिससे पीएम मोदी के खिलाफ उनकी जंग आसान हो जाए। लेकिन विपक्ष को कोई भी ऐसा पेड़ नहीं मिल रहा जिसकी शाखा न बनकर अपने विकास और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। पेड़ न सही तो कोई लता ही मिल जाए कि जिसके सहारे आगे का सफर अनवरत चलता जाए। लेकिन विपक्षी दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके आपसी मतभेद ऐसे हैं कि चाहकर भी एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विपक्षी दलों का एक दूसरे के प्रति ऐसा आचरण है कि उन्हें वो पसंद भी नहीं, लेकिन दूर भी भेजना नहीं चाहते। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक विपक्षी एकता की हालत खस्ता ही है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां विपक्षी दल भाजपा के साथ ही आपसी विरोध में है, जो सबसे ज्यादा विपक्षी एकता की पोल खोल देते हैं। ऐसा ही एक राज्य दिल्ली भी है। सीएम केजरीवाल विपक्षी एकता का तो केंद्र बनना चाहते हैं, लेकिन समय समय पर कांग्रेस की पोल भी खोल देते हैं। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। वो लगातार केजरीवाल पर हमलावर है, जो ही विपक्षी एकता की हवा निकाल सकता है। अभी हाल ही में ऐसा हुआ भी है। कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में कथित तौर पर हुई भारी भरकम खर्च की जांच की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है। कांग्रेस ने दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की अपील भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि वो मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में अत्यधिक खर्च, पर्यावरणीय क्षति और क्षेत्रीय योजनाओं के उल्लंघन के बारे में गहरी चिंता से राजभवन को अवगत करा रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना से दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की अपील भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा कि वो सीएम आवास के रेनोवेशन पर हुए भारी भरकम खर्च, पर्यावरण क्षति और विरासत संरक्षण एवं क्षेत्रीय योजनाओं के उल्लंघन के बारे में गहरी चिंता से अवगत करा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि नए सीएम हाउस के निर्माण में लगभग 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अजय माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री के नए आवास के निर्माण के लिए फ्लैगस्टाफ रोड पर सीएम के आवास से सटे 22 अधिकारियों के घरों में से 15 को ध्वस्त कर दिया गया या उन्हें खाली करा दिया गया। बाकी को फिर से आवंटित नहीं करने के लिए कहा गया। इसमें करीब 171 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसीलिए मैं इस मामले में जांच कराने की अपील करता हूं। यदि गड़बड़ी हुई है तो प्रमुख लाभार्थी मुख्यमंत्री और प्रमुख आरोपी पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी प्रदान की जाए।
आम आदमी पार्टी अब नई मुसीबत में फंस गई है। इस बार जो खुलासा हुआ है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। दिल्ली सरकार के ऊपर हर दिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल जब भ्रष्टाचार की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे थे तब उनका नारा था कि एक भी भ्रष्टाचारी रह न जाए जेल जाने से बाकी। लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आई, सर जी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क आ गया। जो आंदोलनकारी केजरीवाल भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते थे, उन्हीं केजरीवाल को जैसे ही सत्ता मिली उन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया। उनकी परिणति ये हुई कि उनके 2 साथी जेल पहुंच गए। अब नया खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री ही नहीं, अफसर भी भ्रष्टाचार में पीएचडी कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दिल्ली में पिछले 8 साल में 100 से ज्यादा अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। 2015 से 22 के बीच हर साल कम से कम 1 दर्जन अधिकारियों को रिश्वत लेन देन के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। एक आरटीआई आवेदन से ये जानकारी सामने आई है। एक संस्था की ओर से दायर किए गए आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि इसमें से अधिकतर दिल्ली जल बोर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और राजस्व विभाग के हैं, जहां आम लोग अपने कामकाज के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस दौरान 144 केसों में फाइल किए गए चार्जशीट में चालान या चार्जशीट को दायर किए गए हैं, लेकिन केवल 32% के दोष साबित हुए। 2015 से 22 के बीच दिल्ली सरकार के विभागों से 101 अधिकारियों को पकड़ा गया। इसके अलावा इस साल एसीबी ने 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इस साल 2 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और 1 एमसीडी से पकड़ा गया। इस तरह कुल संख्या 104 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये अफसर उन विभागों के हैं जो एसीपी के दायरे में आते हैं। केंद्र सरकार के विभागों के अधीन विभागों में तैनात अधिकारियों या सिविल सर्विसेज के अफसरों के करप्शन केस केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे कि सीबीआई के दायरे में आते हैं। आरटीआई में मिले जवाब के मुताबिक सबसे ज्यादा 23 अफसर दिल्ली जल बोर्ड के हैं। इसके अलावा एमसीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 18 अफसरों को इस अवधि में गिरफ्तार किया गया है। कम दोष सिद्धि को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कानून में कुछ कमियों से लेकर अप्रभावी अभियोजन और ट्रायल के वक्त तक कुछ सबूत नष्ट कर दिए जाने जैसे कारक बताए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 169 शिकायतें अलग अलग चरण में हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता हर दिन एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र साधना के संपादकीय में शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर टिप्पणी के बाद अब शरद पवार ने पलटवार किया। पवार ने कहा कि सामना संपादकीय को हम महत्व नहीं देते। एनसीपी के भीतर क्या चलता है इसकी जानकारी संजय राउत को नहीं होती। दरअसल संजय राउत ने अपने संपादकीय में शरद पवार पर हमला बोलते हुए लिखा था कि पवार इतने साल की राजनीति करने के बाद भी पार्टी के भीतर अपना उत्तराधिकारी तैयार करने में विफल रहे। पवार ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर हम कई विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसे जाकर बाहर लिखते नहीं है। पार्टी में लीडरशिप कैसे तैयार करना है, ये हमारा काम है। पार्टी के सभी नेताओं को अपना काम पता है, वो हम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया था कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार एक उत्तराधिकारी बनाने में विफल रहे जो उनकी पार्टी को आगे ले जा सके। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में यह भी दावा किया गया कि पवार द्वारा पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा के बाद एनसीपी के नए अध्यक्ष पर फैसला करने के लिए गठित समिति में कुछ सदस्य शामिल थे जो सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ जाने के इच्छुक थे। संपादकीय में कहा गया, शरद पवार राजनीति के एक पुराने बरगद के पेड़ की तरह हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, एनसीपी की स्थापना की और इसका विस्तार किया। पवार वास्तव में राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उनके शब्दों का सम्मान है। हालांकि वो एक उत्तराधिकारी बनाने में विफल रहे हैं जो अपनी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। 1999 में एनसीपी के गठन के बाद उन्होंने कैसे पार्टी में नेतृत्व की एक नई पंक्ति बनाई, इसका उदाहरण देते हुए पवार ने कहा कि जब हम 1999 में कांग्रेस के साथ सत्ता में आए थे तो हम कैबिनेट बनाना चाह रहे थे। जिन लोगों को हमने उस कैबिनेट में शामिल किया था उनमें जयंत पटेल, अजीत पवार, आर पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख और इन्हीं की तरह कई ऐसे नाम थे जो पहली बार सत्ता का अनुभव कर रहे थे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।